हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, पंकज सर पैटर्निटी लीव पर हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर के सेशंस में लेने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस कर लेते हैं 15 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, नेपाली युवाओं के जेनजी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हमने देखा कि नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद वहाँ पर जो सरकार थी वो गिर जाती है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली इस्तीफा देते हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सुशीला कर्की। 12 सितंबर को सुशीला कर्की को नेपाल का नया इंटरिम पीएम नियुक्त किया गया। इन्होंने नेपाल के 38th पीएम केपी शर्मा ओली को रिप्लेस किया है। पीएम की शपथ लेने के बाद इन्होंने नेपाल के पार्लियामेंट को भंग कर दिया। इसके बाद नेपाल में अब नए इलेक्शंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए पीएम को चुना जाएगा। नेपाल में जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो 5 मार्च 2026 को आयोजित कराए जाएंगे। सुशीला कर्की की बात करें तो वो नेपाल के भरतनगर से आती हैं। उन्होंने इंडिया से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए किया है। जून 2016 से जून 2017 तक नेपाल की वो पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। चीफ जस्टिस जब वो रही थी तब उन्होंने नेपाल में करप्शन के अगेंस्ट काफ़ी काम किया था। इंटरिम पीएम क्या होता है फ्रेंड्स? तो जब भी किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर इंटरिम पीएम नियुक्त किया जाता है, ताकि जो ट्रांजिशन पीरियड होने वाला है उस समय वो देश की बागडोर को संभाल सके। नेपाल में ये स्थिति आई है जेनजी प्रोटेस्ट के बाद, जब नेपाल सरकार ने एक फैसला लिया और वहाँ पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इस बैन के बाद नेपाल के युवाओं का जो गुस्सा है वो सड़कों पर आ जाता है और वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ चिंगारी थी, इसके पीछे जो डीप रूटेड करप्शन है नेपाल गवर्नमेंट का, उसको बेसिकली यहाँ पर एक्सपोज किया गया। यहाँ पर हम बार बार एक वर्ड देख रहे हैं, जेन जी, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जिनका बर्थ 1997 के बाद हुआ है और 2012 से पहले हुआ है। इन्हें जूमर्स या पोस्ट मिलेनियंस के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल साउथ एशिया का एक लैंड लॉक्ड देश है। इसका कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपीस। प्रेसिडेंट इस वक्त हैं यहाँ पर रामचंद्र पौडेल और इस वक्त पीएम रहेंगी सुशीला कर्की, जो कि इंटरिम पीएम है। नॉर्थ से नेपाल चाइना से घिरा हुआ है और साउथ ईस्ट और वेस्ट से हम देखते हैं कि इंडिया से ये घिरा हुआ है, इसलिए ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी नेपाल के इंटरिम पीएम के बारे में। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। तो राइट आंसर बी, पीएम नरेंद्र मोदी। 12 सितंबर को पीएम मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर ने इस पोर्टल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम के समय पर लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटली कन्वर्ट करके उनका कंजर्वेशन करना। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन ज्ञान भारतम, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई 11 से लेकर 13 सितंबर के बीच में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। ज्ञान भारतम पोर्टल की बात करें तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल होने वाला है। इस पर भारत की सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटली रखा जाएगा। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करेगी और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल भारत के ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा है। ज्ञान भारतम मिशन की बात करें तो 2025 में इसके लिए अलग से बजट लाया गया था। इससे पहले नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन के नाम से इसे जाना जाता था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स का संरक्षण करना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये मिशन आता है और इसका बजट है 60 करोड़। बेसिकली यहाँ पर एक कोशिश की जाती है कि भारत के जो युवा हैं वो भारत के कल्चर को पहचाने, अपने इतिहास को पहचाने और भारत के कल्चर और इतिहास के बारे में दुनिया को पता चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी ज्ञान भारतम मिशन के बारे में और पोर्टल के बारे में। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चौथे, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर और देश में किया गया? चौथी कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट रोम इटली में आयोजित की गई। राइट आंसर सी, रोम इटली। इसका आयोजन 11 से 12 सितंबर के बीच में किया गया। इस समिट में भारत की ओर से इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 मेंबर्स ने हिस्सा लिया। इस समिट को इटली और जापान के द्वारा को होस्ट किया गया था। इस समिट का उद्देश्य मैरीन सेक्टर में सेफ्टी, कोऑपरेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना। इस समिट में 115 देशों के डेलीगेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इस समिट में हम देखते हैं कि ये भी अनाउंस किया गया कि 2027 में जो 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होगी उसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल समिट है। दुनिया के मरीन सेक्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये चर्चा करती है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। शुरुआत किसने करी थी? तो जापान ने और निप्पॉन फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी। पहली समिट जापान में ही आयोजित की गई थी।
इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये भारत का तट रक्षक बल है। इसका गठन 1 फरवरी 1977 में हुआ और इसने काम करना चालू करा 1978 से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और फिलहाल इसके डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवामी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑफर ऑफ द डे। रिसेंटली हम देखते हैं कि आरआरबी ने ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट्स है उनको अनाउंस कर दिया है। नवंबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है साइंस का। तो उसको देखते हुए फ्रेंड्स, 2500 साइंस के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको इस पैकेज के अंदर देखने को मिलेंगे। ओनली 24 रुपीज़ में आप इसको अवेल कर सकते हैं और साइंस का बहुत अच्छा वेटेज है ग्रुप डी के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनको आप सही करें, क्योंकि यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इस पैकेज को एक बार जरूर देखिएगा। जनरल साइंस का पैकेज है 24 रुपीज़, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट 2500 वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस फ्रेंड्स हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी, 15 सितंबर। इस दिवस का उद्देश्य होता है दुनिया में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना और उसे बढ़ावा देना। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 8 नवंबर 2007 में घोषित किया गया था। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर 2008 को मनाया गया। 2025 की थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। 15 सितंबर को दुनिया भर में डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है और इस दिन हम देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में इंजीनियर्स डे को भी मनाया जाता है। इंडिया में इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरा की याद में मनाया जाता है। वो मैसूर कर्नाटका से संबंधित हैं। ये इंडियन सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के दीवान भी रहे। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सितंबर में आए कुछ और अनइम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे था। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 तारीख को ही हम देखते हैं कि इंडिया में टीचर्स डे था और इस साल ओणम भी 5 सितंबर को आता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे मनाया गया। 11 सितंबर को ही वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और 11 सितंबर को ही दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित यानी कि एआई पावर्ड सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर अल्बेनिया ने हायर किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्बेनिया। अल्बेनिया की सरकार ने 11 सितंबर को इसे लॉन्च किया। अल्बेनिया के पीएम ईडी रामा ने इसे लॉन्च किया। इस एआई मिनिस्टर का नाम है डायला और इसे मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एआई मिनिस्टर टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो करप्शन होता है उसको रोकने के लिए लाया गया है। ये जो एआई मिनिस्टर है उसको अल्बेनिया की नेशनल एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसे जनवरी 2025 में ई अल्बेनिया प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल असिस्टेंट की तरह लॉन्च किया गया था। अब इसे मिनिस्टर घोषित कर दिया गया है। अल्बेनिया की बात करें तो ये साउथ ईस्ट यूरोप का एक देश है। कैपिटल है टिराना। करेंसी है लेक। प्रेसिडेंट इस समय है बजराम बेजाज और प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के तहत किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए पब्लिक हियरिंग को छूट दे दी है? तो यहाँ पर हम देखते हैं एटॉमिक मिनरल और स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट्स को छूट दी गई है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के नियमों के तहत। यानी कि अब इनके लिए आपको एनवायरमेंटल असेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। ये जो डिसीजन है उससे इंपॉर्टेंट माइनिंग प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक कराए जा सकेंगे। मिनिस्ट्री ने एटॉमिक और क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए पब्लिक कंसल्टेशन में छूट दी है। इस एग्जाम्पशन को EIA 2006 के तहत दिया गया है। आइए समझ लेते हैं EIA क्या होता है। जब भी कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उसका असेसमेंट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट से हमारे आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको कितना डैमेज होगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो काफ़ी लेंदी होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण पर तो उस प्रोजेक्ट को रोक भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट एटॉमिक मिनरल्स हैं और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग जब होगी तो इस असेसमेंट की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। भारत सरकार का ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए उनको EIA के तहत छूट दी गई है। यहाँ पर हमने बात करी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8070 करोड़ की लागत से बनी बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? मिजोरम को अपनी पहली रेलवे लाइन मिल गई है जिसका नाम है बेराबी सेरांग रेल लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम।
13 सितंबर को पीएम मोदी ने इस लाइन का उद्घाटन किया। ये रेलवे लाइन मिजोरम में स्थित है और ये मिजोरम का पहला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिजोरम में 3 नई ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया। बेराबी सेरंग रेलवे लाइन की लेंथ 51.38 किलोमीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट रही 8,070 करोड़ और इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बनाया गया। कुल मिलाकर 48 टनल इसके अंदर हैं, 55 बड़े ब्रिज हैं और 87 छोटे ब्रिज हैं, 5 रोड ओवर ब्रिज हैं और 6 रोड अंडर ब्रिज हैं। रेलवे के 172 साल के इतिहास में हम देखते हैं कि पहली बार मिजोरम की कैपिटल आइजवाल को डायरेक्टली इंडियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। तो बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट रहा ये मिजोरम के लिए और अब फाइनली मिजोरम में भी इंडियन रेलवे नेटवर्क पहुंच चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आइजवाल अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की चौथी कैपिटल सिटी बन गई है, जिसे डायरेक्टली रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इससे पहले असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। इस प्रोजेक्ट के काफ़ी बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे। कनेक्टिविटी के साथ साथ टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फ्रूट, ग्रेन्स, फर्टिलाइजर जैसी एसेंशियल सप्लाईज को पहुंचाना आसान हो जाएगा इस पूरे रीजन में। मिजोरम की बात करें तो उसका कैपिटल है आइजवाल। फिलहाल वहाँ के गवर्नर है वीके सिंह, चीफ मिनिस्टर है लालडू होबा। मिजोरम की विधानसभा में 40 सीटें हैं और इस राज्य से हमको एक राज्यसभा और एक लोकसभा सीट देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत ने 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल किया है। राइट आंसर सी, 4th। इस चैंपियनशिप का आयोजन 5 से लेकर 12 सितंबर ग्वांचू, साउथ कोरिया में किया गया। इसमें भारत ने फाइनल मेडल टैली में फ्रांस के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। कुल मिलाकर भारत ने 2 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड एक सिल्वर है। भारत ने गोल्ड जीता मेंस टीम कंपाउंड कैटेगरी में और सिल्वर जीता मिक्स टीम कंपाउंड कैटेगरी में। पहले पायदान पर रही साउथ कोरिया, जिसने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड हैं। सेकंड नंबर पर मैक्सिको, जिसने 2 गोल्ड जीते और कुल मिलाकर 3 मेडल्स। स्पेन ने भी यहाँ पर 2 गोल्ड जीते और तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप है। ये हर 2 साल में आयोजित कराई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन इसका करता है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1931 में और प्रीवियस एडिशन इसका हमको देखने को मिलता है बर्लिन, जर्मनी। 2023 में इसका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का मुख्यालय लॉर्ड्स में स्विट्जरलैंड में स्थित है। कुल मिलाकर 159 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट है उरगुर इर्डिनार, जो कि टर्की से आते हैं। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। डीडी लपांग, जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो फ्रेंड्स, वो मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राइट आंसर सी, मेघालय। 12 सितंबर को डीडी लपांग का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डीडी लपांग एक भारतीय पॉलिटिशियन थे। मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी से वो संबंधित थे। डीपी लपांग शिलोंग, मेघालय से आते हैं। वो मेघालय के 5वें सीएम थे और वो 4 बार मेघालय के सीएम रह चुके हैं। सबसे पहली बार वो सीएम बने 5 फरवरी 1992 में और आखिरी बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी 13 मई 2009 में। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है। राइट आंसर सी, इंडिया। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से लेकर 25 नवंबर तक भारत में किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब ब्लाइंड वुमेन्स के लिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट्स के मैचेस न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में कराए जाएंगे। न्यू दिल्ली और बेंगलुरु के अलावा काठमांडू में भी मैचेस कराए जाने थे, मगर फिलहाल वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए वहाँ पर अब मैचेस नहीं कराए जाएंगे। इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम का कैप्टन बनाया गया है दीपिका टीसी को और वाइस कैप्टन है गंगा एस कदम। इस पूरे वर्ल्ड कप में 7 टीम हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएसए। और इस पूरे वर्ल्ड कप का आयोजन कराया जा रहा है द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, CABI द्वारा। CABI की बात करें तो भारत में ये ब्लाइंड क्रिकेट को कराने वाली एपेक्स बॉडी है। 2011 से हम देखते हैं कि ये भारत में ब्लाइंड क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स को आयोजित करा रही है। इसको एफिलिएशन दिया गया है वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इंडिया में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 15 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए फ्रेंड्स, 13 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की गई? तो भारत की पहली स्पेस सिटी आंध्र प्रदेश में विकसित की जाएगी। राइट आंसर बी। सेकेंड क्वेश्चन, भारत ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $126.4 मिलियन की डील किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ की है? तो फ्रेंड्स, ये डील एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ की गई है। राइट आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज ट्रेन हाल ही में कौन बनी है? तो हाल ही में नमो भारत भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी है। इसने 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हासिल किया है दिल्ली से लेकर मेरठ रूट पर। फोर्थ क्वेश्चन है, पुगाड़ द्वीप किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये द्वीप फिलीपींस में स्थित है। राइट आंसर सी।
फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये फ्रेंड्स उड़ीसा में बनाया जाएगा। राइट आंसर बी, उड़ीसा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। राइट आंसर सी, न्यू दिल्ली। सेवेंथ क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंजीत श्रीनिवास को NSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी, इंजीत श्रीनिवास। एट क्वेश्चन, छात्र आत्मदाहों को रोकने के लिए नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? नेवर अलोन AI ऐप लॉन्च की गई है एम्स दिल्ली द्वारा। राइट आंसर बी, एम्स दिल्ली। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारतीय सेना का एक्सरसाइज यौम प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हमको फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी। 10th क्वेश्चन है, 2025 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इस चैंपियनशिप का आयोजन हमको टोक्यो जापान में देखने को मिलेगा। राइट आंसर बी, टोक्यो जापान। तो यहाँ पर हमने 13 सितंबर 2025 के सभी करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी ब्राजील ने की थी। सेकंड क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। थर्ड क्वेश्चन, किसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इथाइलीन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू की थी? इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द दांडी मार्च? तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ पर हमने 15 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसा ही डेली करंट अफेयर्स के सेशन को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स कल एक बार फिर से डेली करंट अफेयर की क्लास के साथ। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।